कहां तक हो गया था? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज तक हो गया था। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? भैया बाद में पूछ लेना, सॉल्यूशन भी तो मिले होंगे ना। ऑडियो सॉल्यूशंस नहीं होते तुम्हारे पास टेस्ट के? तो जिसके जो भी डाउट हो वो क्लास के बाद में पूछ लेना, नहीं तो LN+ पर डाल देना। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। कैसा हुआ टेस्ट? हाँ तो अब नया स्टार्ट कर दो, सारी जो बकर है तुम्हारी वो खत्म कर दो, ठीक है ना। और टाइम टेबल सेट करो, वरना ये चलता रहेगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, उल्टा टाइम पास होता रहेगा, 2 साल बीत जाएंगे, रिपीट करना पड़ेगा। तो तुम देख लो क्या करना है। तो आज से तुम देख लो कि भैया कौन से टीचर के आके तुमसे बार बार बकवास करते रहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, जो तुम नहीं करते, है ना। मैं बोलता रहता हूँ, मैं बकर करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ मॉड्यूल सॉल्व करो करो करो, नहीं की। तो तुम देख लो तुम्हारे नंबर कितने आए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रखो इस टेस्ट को भी। अब नया स्टार्ट करो, नई एनर्जी से सारी चीजें एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। खुद डिसाइड कर लो, 7 दिन 10 दिन का टारगेट दो। क्यों मुस्कान आ रही है तेरे, तू बता, तेरी मुस्कान का रीजन क्या है? क्या आप कॉलगेट करते हैं या दुनिया से डरते हैं? खड़े हो जाओ, फरमाओ। नहीं, मुस्कान का रीजन क्या है? नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी अब। क्या बोला? नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बेटा ऐसा नहीं कि नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तो पहले वाला नहीं आएगा। पास्ट कभी ना कभी नुकसान देता ही है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ करके आगे बढ़ गए और भूल गए। बेटा आयनिक आएगा, नीट का टारगेट है अपना, ठीक है ना, तो कवर करना है। तो 10 दिन 15 दिन का तुम टारगेट दो, 24 तारीख को वापस से टेस्ट आ गया और केमिकल और आयनिक आ ही रहे, भूल न जाना। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या थी? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जिन प्रॉपर्टीज के थ्रू किसी भी सिस्टम को अपन डिफाइन करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो लाइन मैंने आपको लिखवाई, पहली बात तो इसमें स्टेट ऑफ अ सिस्टम एक वर्ड लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? इस चैप्टर में कहीं भी अगर स्टेट स्टेट आया तो स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट मत सोचना, ठीक है ना। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट इज दैट पॉइंट दैट एग्जिस्टेंस एट विच द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी लिया था शायद लास्ट लेक्चर में। मैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के आगे की बात अब कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं। मैंने आपको क्या लिखवाया कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जिसके थ्रू किसी भी सिस्टम को अपन डिफाइन करते हैं, एक स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। तो स्टेट क्या होता है मैं उसको बताना चाहता हूं। स्टेट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये है, खड़े हो जाओ बेटा। अब ये जब इसके पेरेंट्स इसको छोड़ के गए होंगे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर चीजें होंगी जो पेरेंट्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। हाइट क्या है, हेयर क्या है, या कितना मोटा है, कितना पतला है, सब सारी चीजें सारे पेरेंट्स जो है सब अच्छे से बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दिवाली के टाइम पर मान लो ये घर गया। अब घर वालों क्या, पेरेंट्स का बहुत ही, जैसे मदर जो होती है बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है, बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाली होती है। 1 मिनट में पहचान जाएंगे, कॉमन डायलॉग होगा सबके घर पे कि कितना कमजोर हो गया, खाने पीने को नहीं मिलता क्या, वहां खाना अच्छा नहीं मिलता क्या, है ना, एक कॉमन डायलॉग होगा सबका। तो अगर माइन्यूट सा भी चेंज अगर आपके अंदर होगा तो अकॉर्डिंग टू योर मदर उन आपकी स्टेट चेंज हो गई है।
पहले दूसरे स्टेट में छोड़ा था उन्होंने, अब किसी दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग सेम स्टेट कब होगी? जब जैसा वो देख रहे एग्जैक्टली वैसा के वैसे हो आप। और अगर उसमें से एक भी छोटी सी भी चीज अगर चेंज हो जाती है तो स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे मान लो हल्का से भी अगर कमजोर हो गया तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज है। ठीक है ना? तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब है कि जैसे आप किसी भी सिस्टम को अगर देख रहे हो तो अगर उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, जो भी प्रॉपर्टीज है जैसे मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, जो चीजें आपको याद है सब लिखते जाओ। द पॉइंट एट विच अ सिस्टम इज नॉट चेंजिंग इट्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है? मैंने दूसरी स्टेट लिखी साइड में, ये स्टेट लिख दिया 2। लेट्स सपोज दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। फर्स्ट स्टेट है तो ये 1 1 1 सब में 1 लगा दिया। सेकंड स्टेट में मैंने 2 लगा दिया, N2, V2, P2, T2, E2 एक्सेट्रा। E मतलब एनर्जी है वो। ठीक है ना? अगर पहली चीज तो ये बिल्कुल नहीं है कि 1 और 2 मैंने करके लिख दिया मतलब सारी वैल्यू अलग हो गई। हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है ना? अगर इनमें से एक वैल्यू चेंज हो जाएगी तो स्टेट चेंज हो गया। समझ में आ गई बात? मान लो सारी चेंज हो गई, स्टेट चेंज है। मान लो केवल एक ही चेंज हुई, स्टेट चेंज है। समझ में आ गई बात? और कभी भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो उस बीच के पार्ट को अपन बोलेंगे प्रोसेस। तो कभी भी प्रोसेस कहीं लिखा हुआ है तो आपके माइंड में फील आना चाहिए कि सिस्टम जब उसका स्टेट चेंज कर रहा था, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट नहीं, जब सिस्टम उसकी स्टेट चेंज कर रहा था तो उसके बीच का जो पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोसेस। क्लियर है बात? तो आप स्टेट ऑफ अ सिस्टम लिखो। इसके बाद यही चीजें मैं आपको लिखवा भी देता हूं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, लिखो। इट इज कंडीशन ऑफ, इट इज कंडीशन ऑफ existence at which its thermodynamic properties do not change. लिख लिया? फिर ये जैसे मैंने सामने ड्रॉ किया हुआ है एग्जैक्टली वैसे आप भी ड्रॉ करो। स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का जो पार्ट है उस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये प्रोसेस बहुत ही बार यूज होगा। बिना इसके एक चैप्टर एक इनकम्प्लीट है यूं मान लो आप। इसका रोल क्या होगा वो धीरे धीरे समझ में आएगा। लिख लिया? इसके बाद लिखो आप थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शन में दो तरह के फंक्शन आप पढ़ोगे। इसमें सबसे पहला लिखो आप स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस में लिखो द प्रॉपर्टीज which only depends on initial and final state and not
on the path followed by it are called state functions. Are called state functions. लिख लिया आपने? स्टेट फंक्शंस क्या है? वो प्रॉपर्टीज जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। बेटा जैसे स्टेट फंक्शन में लिखवा रहा हूं, वैसे एक और फंक्शन है जिसका नाम है पाथ फंक्शन। जब मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तब आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं दोनों डेफिनेशन लिखवा दूंगा फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? तो आप अभी क्या करो, 2 लाइन छोड़ दो इसमें और दूसरी वाली डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखना पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस में आप लिखो द प्रॉपर्टीज which depends on the initial and final state, the properties which depends on the initial and final state as well as on the path followed by it, as well as on the path followed by it, are called path functions. Are called path functions. लिख लिया आपने? बेटा स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल लिखो आप। स्टेट फंक्शंस, पहला एग्जांपल मैंने लिखा टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंथैल्पी। एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को E या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है? क्या है? E या फिर U। और क्या है? गिब्स एनर्जी, G से रिप्रेजेंट करेंगे। एंट्रोपी S से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेट्रा। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। और अगर मैंने ये नहीं लिखवाया आपको कि HEGS ये सब क्या होता है, तो अभी आप साइड में लिख भी सकते हो कि H क्या होता है यहां पर? एंथैल्पी। E क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। G क्या होता है? गिब्स एनर्जी बोल दो या फिर गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको पूरा। और S जो होता है वो एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी एनर्जी नहीं होता, वैसे कुछ और होता है। क्या होता है बाद में देखेंगे, बाकी स्टार्टिंग के 3 तो एनर्जी है ही हमारे पास में, एक्सेट्रा। लिख दिया आपने? पाथ फंक्शंस के एग्जांपल लिखो। पाथ फंक्शंस के एग्जांपल, हीट जिसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वर्क, और वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल w से, ठीक है? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शंस में से यही एग्जांपल्स गिवन होंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि पाथ फंक्शन कौन सा होगा। बहुत इजी है। पाथ फंक्शन केवल 2 होते हैं, हीट और वर्क। स्टेट फंक्शंस फिर भी ज्यादा हो सकते हैं, पर पाथ फंक्शन केवल कौन कौन से होंगे? हीट और वर्क। तो अगर आपसे बोला पाथ फंक्शन कौन कौन से होंगे, तो ढूंढो कि हीट कहां पर है या फिर वर्क कहां पर है। आपसे अगर पूछा स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, अब स्टेट फंक्शन में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर इनके अलावा दे दिया तो क्या करेंगे? तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। स्टेट फंक्शंस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और पाथ फंक्शन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप खुद ऑब्जर्व करो, सारे के सारे कैपिटल लेटर वाले, जबकि पाथ फंक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर। तो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन उसको देना होगा। अगर वेरिएबल दे दिया तो स्टेट फंक्शन कौन सा होगा? जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ होगा वो स्टेट फंक्शन, और जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होगा पाथ फंक्शन। ऐसा नहीं कि जितने भी स्मॉल लेटर वाले सारे पाथ फंक्शन, ऐसे तो मोल को भी पाथ फंक्शन बोल दोगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हीट और वर्क। बात समझ में आ गई? अभी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये तो मैंने बोला है, एक्सप्लेन तो अभी करूंगा मैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, समझ में आ गई बात?
अब डेफिनेशन देखो आप, अब स्टार्ट अप करते हैं अपन, किसका मतलब क्या है। दोनों डेफिनेशन पढ़ो एक बार। स्टेट फंक्शन अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या लिखवाया कि जो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है उसको क्या बोल दिया, स्टेट फंक्शन। और जो इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पाथ फंक्शन। अपन एक बार याद करते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ जाते हैं अपन, एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं क्या होता है। पहली चीज तो बेटा एक चीज ऑब्जर्व करो, चाहे स्टेट फंक्शन था चाहे पाथ फंक्शन था, दोनों के दोनों इनिशियल फाइनल पे डिपेंड किए कि नहीं किए। तो बेटा अपन इनिशियल और फाइनल डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। अपन डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, मैं 1 से 2 जाना चाहता हूं, मान लो मैं 1 से 2 सीधे चला गया, मैंने पाथ चेंज कर दिया, मैंने फिर पाथ चेंज कर दिया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट जो अगर उसी इनिशियल फाइनल के बीच में पाथ चेंज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज करेगा तो उसी को तो डिस्टेंस बोला था। डिस्टेंस के अंदर अपन क्या बोलते हैं कि जितना लंबा पाथ लोगे उतना ही ज्यादा उसका डिस्टेंस होगा। पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर 1 से जाओगे, लेट्स सपोज दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3, तो फर्स्ट वाले में बताओ डिस्टेंस कुछ अलग होगा, सेकंड में अलग होगा, थर्ड में अलग होगा। जो जो इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है वो तो डिस्टेंस जैसा था ना कुछ ना कुछ। और इसी डिस्टेंस को अपन ने किससे रिलेट किया हुआ है, यहां पर पाथ फंक्शन से रिलेट किया हुआ है। देख लो डिस्टेंस भी इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे डिपेंड करता था और यहां पर पाथ फंक्शन भी इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को मतलब ही नहीं होता कितने रास्ते से जाओ, वो तो सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो मतलब ही नहीं था कितने लंबे रास्ते से जाओ, सीधे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो सीधे क्या करते था, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब दैट फंक्शन विच इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात। तो जो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े थे, डिस्टेंस इट इज रिलेटेड टू पाथ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज रिलेटेड टू स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात। अब डाउट ये है बेटा, सब धीरे धीरे क्लियर करूंगा मैं, आपको 1% टेंशन नहीं लेना। अब डाउट ये है कि सर इन सबको स्टेट फंक्शन में क्यों डाल दिया अपन ने। सर इनिशियल फाइनल पे सर यहां तो समझ में आ रहा है, वो तो फिजिक्स था, अब तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। अब मुझे बताइए टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, वर्क, ये सब क्यों डाल दिया ऐसे अपन ने। एक एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। पहली चीज तो ये, चलो एक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, आपने इनिशियल फाइनल डिफाइन कर दिया कि लेट्स सपोज एक बकेट था पानी का जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और सर्दी का टाइम था, गर्म पानी से नहाना था अपने को, घर पे अपन लोग अपने अपने। ठीक है, और आपका टारगेट है लेट्स सपोज कि 20 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जब टेम्परेचर आ जाएगा तब हमारे नहाने लायक पानी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, आपको उसमें चाहे पानी ऐड करना था, जो भी करना था, ये अपना टारगेट है। तो इनिशियल डिफाइन कर दिया, फाइनल डिफाइन कर दिया। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे गर्म पानी चाहिए। मम्मी को भी पता था कि यार इसके सुबह सुबह क्लास से उठते फटाफट से पानी गर्म करना है इसके लिए। ठीक है ना। अब मम्मी क्या किया, मम्मी ने सबसे पहले तो गीजर से पानी निकालने की कोशिश की। तो एक तो प्रोसेस क्या होता है कि यही जो टेम्परेचर 20 से 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी गीजर से मिल गया, एक पाथ तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लाइट जा रही हो तो गीजर बंद है। मम्मी ने क्या किया फिर, जो गैस होती है अपने पास जिसपे खाना वाना अपन बनाते हैं, उससे मम्मी ने किसी भी कंटेनर पे पानी गर्म कर लिया, वहां से भी 20 से 60 मिल गया। पर मुझे बताओ आपके पास तो गर्म पानी आया है ना, आप तो रूम पे बैठ के फोन चला रहे थे आराम से, पर ये सारी मेहनत कौन कर रहा था, मम्मी कर रही थी। तो आपको तो गर्म पानी दिख रहा है ना सीधे से कि यार पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस था, हाँ मुझे गर्म पानी मिल गया। क्या इसको देख के आपको पता लगा कैसे किया गर्म? आपको तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पता था, हमें तो ये पता ही नहीं लगा कि इनिशियल से फाइनल पहुंचा कैसे, और हमें मतलब भी नहीं था। तो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो टेम्परेचर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात। वॉल्यूम की बात करो, आपने मम्मी को खाली बाल्टी दे दी भाई, तुम अब क्या था पार्ट, आपने खाली बाल्टी दी थी, आपको भरी बाल्टी चाहिए थी, फुल बकेट चाहिए था, पानी भरा हुआ होना चाहिए था। अब पानी कैसे भी हो सकता था भरा हुआ, हो सकता है मम्मी ने क्या किया, टैप वाटर जो है उसके थ्रू मम्मी ने पूरी बकेट भर दी। हो सकता है कि पानी, अब टैप वाटर आ ही नहीं रहा था तो पहले जितना स्टोर कर रखा होगा उससे वो पानी भर दिया। हो सकता है कि लेट सपोज आपके हॉस्टल के अंदर आपका रूममेट है, आपका फ्रेंड है, उसको ही तुमने ये काम दिया और वो बहुत ही ज्यादा शातिर था, ज्यादा ही मजे लेने वाला था, बारिश आ रही थी बहुत तेज,
उसने क्या किया, बारिश का जो पानी आ रहा था जिधर उधर से घूमता फिरता जाने कहां कहां, वो पानी बकेट में भर के तुम्हें दे दिया, है ना। तो भैया आपको थोड़ी पता है कि वो कहां से कैसे क्या करके आया है। आपने तो सिर्फ पानी देखा कि हाँ भाई पहले पानी तो था ही नहीं, अब पानी पूरा भरा हुआ है। तो हमने क्या देखा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखा, हमें पता ही नहीं लगा कि वो आया कैसे है। पाथ नहीं पता, सिर्फ इनिशियल फाइनल पता है। पहले खाली था, अब वॉल्यूम पूरा है। तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, ओनली डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल फाइनल, नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से बाकियों को भी समझ सकते हैं, पर अपने को इतना डीप में नहीं जाना कि ये क्यों है। समझ में आ गई बात। अपने सीधे पॉइंट की बात अब ये है कि जो भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेड होंगे वो क्या होंगे, स्टेट फंक्शन, और जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेड है आपके सामने दो, वो क्या है, पाथ फंक्शन। फिर भी मैं आपको हीट और वर्क भी बता देता हूं कि हीट और वर्क पाथ फंक्शन क्यों है, क्योंकि दो एग्जांपल स्टेट के दे दिए, तो दो एग्जांपल अब पाथ के देता हूं। अपन कंसिडर करते हैं पाथ फंक्शन में वर्क का एग्जांपल सबसे पहले, ठीक है। सबसे बेसिक चीज, हमने इनिशियल फाइनल डिफाइन किया भाई। लेट्स सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट 1 एंड दिस इज फाइनल पॉइंट 2। इनिशियल पॉइंट मान लो ये है, और क्लास खत्म होते फाइनल पॉइंट आपका हॉस्टल है, लेट्स सपोज, ठीक है। आपको यहां से हॉस्टल जाना है। अब यहां से हॉस्टल जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है डेली जिस रास्ते से जाते हो वो रास्ता आपने फॉलो किया, हो सकता है कि आपने क्या किया, पैदल पैदल घूमते फिरते, पता नहीं किससे बात कर रहे थे आप, और घूमते फिरते आपने एक लंबा सा रास्ता लिया और उसके बाद में जाके आप हॉस्टल तक पहुंचे। तो मुझे बताओ, जब इनिशियल फाइनल सेम है, जब पाथ चेंज कर रहे हैं, तो वर्क क्या दोनों में सेम लगेगा क्या? जितना लंबा रास्ता लोगे उतनी तो ज्यादा थकान होगी। चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दूसरा एग्जांपल लो। मान लो कि आप हॉस्टल में रहते हो जिसका 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, और आपका रूम जो है वो भी 10th फ्लोर पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, 10th फ्लोर पर आपका रूम है, आपने सोचा कि भाई संडे का दिन है, मॉल वॉल घूम फिर के आते हैं, चलो। तो दोस्तों में डिसाइड हो के भाई मॉल चलना है, इतने बजे चलना है, सब तैयार होके नीचे इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। अब आपका इनिशियल और फाइनल क्या है, आपका रूम और ग्राउंड फ्लोर, जहां पर सारे दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब आपको अगर इस इनिशियल से फाइनल पहुंचना है तो कैसे कैसे जा सकते हो, 10 फ्लोर का बिल्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है लिफ्ट तो होगा ही होगा। तो पहले तो क्या हुआ, इस इनिशियल से फाइनल आपने क्या किया, कितना से वर्क किया, लिफ्ट तक गए, बटन दबाया, खड़े रहे, और सीधे इस इनिशियल से फाइनल पहुंच गया। समझ में आ गई बात। दिस इज पाथ 1। क्या हुआ, देखना, खुद ऑब्जर्व करना, मैं दो पाथ को कंपेयर कर रहा हूं। पाथ फंक्शन में क्या देखना चाह रहे हैं, पाथ फंक्शन में अपन ये देखना चाह रहे हैं कि इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ चेंज करने से अपनी वैल्यू कैसे चेंज करेगा। ये तो पाथ फंक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस में भी तो ऐसे ही होता था, पाथ चेंज करते अपनी वैल्यू चेंज करता था, तो ये कैसे चेंज करेगा वो देखना है। अब क्या हुआ कि ये एक पाथ हो गया, लिफ्ट तक गए, नीचे खड़े रहे, ये खड़े रहे, नीचे आ गए, ये एक पाथ है, वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही नीचे आया वैसे आपको पता लगा यार फोन तो बंद है, मतलब फोन है ही नहीं आपके पास, बंद क्या आपके पास फोन ही नहीं है, आप फोन भूल गए रूम पर। अब आजकल बिना फोन के तो मन लगता नहीं है ना। अब याद आई अचानक से यार फोन तो ऊपर रह गया, किसी का कॉल आया तो क्या किया आपने, अब वापस से ऊपर जाना था आपको। अब आप ऊपर तक तो चले गए, मगर जब फोन लेके वापस आ रहे थे इतने में बटन दबाया तो भैया लाइट बंद हो रही थी। अब जो लाइट बंद हो रही थी तो क्या करेंगे, सीढ़ियां तो ऑब्वियस सी बातें होगी ना। तो आपने क्या किया फिर, अब इसी पाथ को आप सीढ़ियों से कवर कर रहे हो आप। मुझे बताओ, जब आप लिफ्ट से आए थे और जब सीढ़ियों से आए हो, इनिशियल फाइनल तो अभी भी सेम है, पर बताओ पाथ चेंज हुआ तो क्या सेम वर्क लगेगा क्या दोनों में? बेटा पहले वर्क कम लगेगा, और अब तो सीढ़ियों से आते आते थक जाओगे आप। आपका दोस्त भी पूछ लेगा कि भैया क्या हो गया, इतना क्यों हाफ रहा है तू, है कि नहीं। तो देखो वर्क क्या है, इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ चेंज करोगे वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। हीट की बात करते हैं, हीट पाथ फंक्शन क्यों है। हीट का एग्जांपल लो भैया, लेट सपोज यही अपने पास में एग्जांपल है, 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक अपने को पानी गर्म करना है। सर्दी का टाइम था, गर्म पानी से नहाने की आदत है लेट सपोज अपनी, ये 20 से 60 तक टेम्परेचर लेके जाना था। आपके पास लेट सपोज ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ये भी कैलकुलेट कर लोगे कि हमने 20 से 60 ले जाने में कितने हीट सप्लाई की है, ठीक है। तो एक तो पार्ट क्या हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है, एक पाथ क्या हो सकता है। पहली चीज तो इनिशियल फाइनल क्या है, इनिशियल इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल इज द 60 डिग्री सेल्सियस। एक पाथ क्या हो सकता है
कि आप 20 से सीधे सीधे हीट सप्लाई करते गए 60 तक पहुंच गए और कैलकुलेट कर लिया कि कितनी हीट अपन ने इसको सप्लाई की है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे जैसे आप हीट सप्लाई कर रहे थे 20 से 30 तक तो पहुंच गया, इतने में आपके पास एक फोन आ गया और आपको लगा कि भैया 10-15 मिनट तो बात करनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है उससे ज्यादा भी बात करनी पड़े, अब वो डिपेंड करता है किसका फोन है, ठीक है। अब इधर देखो, अब मुझे बताओ आपने क्या क्या बंद कर दिया हीट सप्लाई करना। जैसे हीट सप्लाई करना बंद किया, अब थोड़ी देर बाद में आए तो 30 से ये 25 तक पहुंच चुका है, ठीक है। पर आपका टारगेट क्या था, 60 तक लेके जाना है। जब 60 तक लेके जाना है तो 25 से आप 60 तक लेके जाओगे ना। तो मुझे बताओ कि कंपैरेटिवली यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस का जो हीट होगा इसका लॉस हो गया। सेकंड वाले में 5 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ गई अपने को। तो मुझे बताओ इनिशियल फाइनल तो दोनों में सेम है पर पाथ अलग अलग है ना। तो बताओ कि दोनों केस में सेम हीट देनी पड़ी क्या। तो देखो ये आप खुद ही बता दिए कि इनिशियल फाइनल तो सेम था पर पाथ चेंज किया तो अमाउंट ऑफ हीट भी चेंज हो रही है। इसलिए हीट का भी इस हीट को भी किस में लिखते हैं अपन, पाथ फंक्शन में। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल्स आपने लिख लिए, एक बार आप देख लो इसको। पॉइंट लिखो अब इसके बाद में। लिखो स्टेट फंक्शंस are represented by state functions are represented by capital letters. State functions are represented by capital letters. Next point लिखो, path functions are represented by small letters. Path functions are represented by small letters. लिख लिया। इसके बाद हेडिंग लिखो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी तो लिखवा दिया ना। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है दो पार्ट में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको आप लिखो। या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के साथ पहले लिख दो आप टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। अभी जो आपने लिखा ना थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उसके पहले दो वर्ड और लिख दो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें, thermodynamic properties can be divided into two types. लिख लिया। अब इसमें फर्स्ट लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में लिखो the properties which do not depend on the matter or quantity of a system are called
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लिया? दो लाइन छोड़ो, इसके बाद में लिखो आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? लिखो, द प्रॉपर्टीज which depends on the matter or quantity of a system are called एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लिया? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है। पहले मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। सिस्टम ये क्लासरूम है लेट सपोज, और हम सब जो है सब गैसियस पार्टिकल्स हैं। ये आपके सामने सिस्टम है। इस रूम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके नंबर अगर अपन कैलकुलेट करें या काउंट करें तो उनके तो मोल्स भी तो आ सकते हैं। जैसे कि Na से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो लेट सपोज इस कंटेनर में या ये जो सिस्टम है इसमें n नंबर ऑफ मोल्स है। अगर पार्टिकल्स है तो उसकी वजह से मास भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? लेट सपोज उनकी वजह से जो मास है वो है m, वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेट सपोज ये है v, ठीक है? एरिया भी तो होगा, या फोर्स की भी बात कर सकते हैं। पहली बात तो गैसियस पार्टिकल आपने कंसिडर किए हैं। गैस तो वैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। जब गैस मूव करती है तो इधर उधर मूव करते करते दीवारों पर फोर्स भी तो एक्सर्ट कर रही होगी। तो मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो इनके थ्रू लगने वाला फोर्स क्या है? F। कहीं तो फोर्स लगा रही होगी और यूनिट एरिया में तो लगाएगी। तो जिस एरिया में फोर्स लगा रही है लेट सपोज वो है A। मास है, वॉल्यूम है, लेट सपोज डेंसिटी भी होगा, टेम्परेचर भी तो होगा भाई। इन पार्टिकल्स की वजह से कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा जिन्होंने ये क्रिएट किया होगा, या इस रूम का टेम्परेचर होगा, या मैंने टेम्परेचर लिख दिया T। अच्छा, फोर्स है, एरिया है, तो प्रेशर भी तो होगा, ये मैंने लिख दिया प्रेशर P। ऐसे और भी कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैंने लेट सपोज ये टोटल प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है? अब अपन ने क्या किया, इसी रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या मान लो इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड किया, अब मैं टर्म्स यहां पर लिख रहा हूं N1, M1, V1, F1, A1, D1, T1, P1 एक्सेट्रा। और 2 वाले क्या हो गए? N2, M2, V2, F2, A2, D2, T2, P2 एक्सेट्रा, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है। डेफिनेशन पढ़ो वापस से। पहली चीज तो दोनों में जो डिफरेंस है वो अमाउंट का है। जो अमाउंट पे डिपेंड करता है वो क्या है? जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। और याद करने का तरीका भी कितना सिंपल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करता, है ना? तो इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी वो क्या होगी? इंटेंसिव। और जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो क्या होगी? एक्सटेंसिव। अब देखो, अमाउंट पे डिपेंड करने का मतलब क्या है? अमाउंट पे डिपेंड करने का मतलब यह है कि अगर कंटेनर में जैसे ही अपन उस कंटेनर को डिवाइड करें तो जो जो प्रॉपर्टीज पहले से अब चेंज हो जाएगी उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे एक्सटेंसिव। क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से। आपने कंटेनर डिवाइड किया, अगर डिवाइड करने पर पहले जितनी वैल्यू थी, अब अगर डिवाइड करने पर वो चेंज हो गई, मान लो कि पहले मास था कुछ ना कुछ, डिवाइड किया तो अब अलग अलग हो गया मास, एग्जैक्टली सेम थोड़ी होगा। मान लो 100 किलोग्राम का टोटल मास था, पहले 100 किलोग्राम था, डिवाइड करोगे तो हो सकता है 50-50 हो जाए। तो बताओ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जो ऐसे चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। और जो डिवाइड करने पर भी चेंज नहीं होगा वो क्या होगा? इंटेंसिव। समझ में आ गई बात? अब आप आंसर करो। अब मुझे बताओ कि मोल्स क्या होंगे, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मान लो कि पहले तो पूरे कंटेनर में 100 पार्टिकल्स थे,
अब डिवाइड करते तो 50 और 50, तो यही तो बोल रहा हूं, अगर अभी भी 100 और 100 हो जाते तब भी मतलब सेम बोलते अपन। मतलब अगर n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n2 होता, यानी कि पहले 100 थे तो डिवाइड करने के बाद भी 100 और 100 है दोनों में, तब आप बोलते हैं इंटेंसिव। पर ये तो चेंज होंगे ना भाई, ये तो एक में 50 दूसरे में भी 50, चेंज हो गई वैल्यू, और अगर वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा? एक्सटेंसिव। तो मोल क्या है? एक्सटेंसिव। अच्छा मास बताओ क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम क्या होगा? बिल्कुल सही है। एरिया क्या होगा? एक्सटेंसिव, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो एरिया भी तो डिवाइड हो गया, तो एरिया क्या हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। अच्छा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? इंटेंसिव होगा, बिल्कुल इंटेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अभी मान लो 25 है, तो डिवाइड करते ही, रूम को डिवाइड करते 12.5 थोड़ी हो जाएगा। फिर तो मतलब कर्टेन लगाते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओ, पार्टीशन करते जाओ, रूम का टेम्परेचर कम करते जाओ, एसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो टेम्परेचर तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा ऐसे ही मुझे बताओ आप, फोर्स बताओ, फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू, भाई हर पार्टिकल का बराबर एक्सेलरेशन है। अब मास चेंज होगा तो फोर्स भी तो चेंज होगा। मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा। बात समझ में आ रही है? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा? कैसे? डेंसिटी कैसे इंटेंसिव? अच्छा डेंसिटी होता क्या है? ये तो फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, या खुद उसके नाम से फील करो, डेंस, कितना डेंस है, वही तो डेंसिटी होगी। तो मुझे बताओ, एक ग्लास पानी आया, जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे क्या उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी क्या? वो तो उतना ही डेंस होगा ना। तो अमाउंट पे थोड़ी डिपेंड करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। पानी की तो फिक्स डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, उतनी रहेगी। समझ में आ गई बात? तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही डेंसिटी, मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। समझ में आ गई बात? अच्छा प्रेशर बताओ, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? अच्छा किस किस को इंटेंसिव लग रहा है, किस किस को एक्सटेंसिव लग रहा है? बेटा इधर देखो, प्रेशर का फॉर्मूला बताना एक बार। फोर्स अपॉन, मुझे एक बात बताओ आप, जैसे मैं कंटेनर डिवाइड करूंगा तो बताओ कि मास आधा होगा कि नहीं होगा? फोर्स भी आधा होगा कि नहीं होगा? तो अगर फोर्स आधा होगा तो एरिया भी तो साथ साथ में आधा हो रहा है, तो ये तो कैंसिल होकर वापस पहले वाली वैल्यू मिलेगी ना। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप बोल रहे हो कि सर हम अगर कंटेनर डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। बेटा एक चीज याद करो, रिलेट करता हूं दूसरी जगह से। प्रेशर मैंने लिखवाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, याद आ रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखवाया था। और मैंने एग्जांपल लिया था इसी के साथ साथ में कि जैसे हाइट्स पर अपन जाते हैं ना तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम? क्योंकि जब हाइट्स पर जाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। किस चीज की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन अवर बॉडी। तो अगर एयर कम सॉल्युबल होगा, अगर एयर कम सॉल्युबल होगा तो फिर क्या होगा? फोन वोन तो नहीं चला रहा? चल ठीक है। अगर पहली बात तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। किस चीज की सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन अवर बॉडी, क्योंकि एयर तो रिक्वायर्ड है ना, एयर में तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ही नहीं आ पाती बॉडी में, तभी तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। अब पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो सर जैसे रूम को डिवाइड करेंगे ना वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब अगर पहले 1 atm था ना प्रेशर, तो सर 0.5 और 0.5 हो जाएगा। तो तुमने तो प्रेशर कम कर दिया, इसका मतलब जैसे रूम डिवाइड करेंगे वैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि तुमने प्रेशर कम कर दिया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और सॉल्युबिलिटी कम मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अच्छा अरे भाई तो सांस तो आती नहीं आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी 1 atm ही रहता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे तो फिर तुम छोटे छोटे साइबर कैफे जो होते हैं जहां पर तुम जाते हो तो वहां तो सांस ही नहीं आती होगी। तो मुझे बताओ कि 0.5 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो प्रेशर क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ गई बात? तो फिर तो तुझे लग रहा है कि सर सफोकेशन तो हो जाता है ना, तो फिर तो तू हॉल के अंदर जाता हो तो एकदम बड़ी ऑक्सीजन आती होगी, अरे वाह
जगह जगह ज्यादा के एकदम द रॉक है, ऐसे करता है क्या? मेरे भैया ऐसे कंसेप्ट नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात अपन डिस्कस कर रहे थे। चलो जुगाड़ बताता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अच्छा डेंसिटी किसमें रखा? अच्छा मास क्या है, वॉल्यूम क्या है? तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो गया? अब प्रेशर का बताओ। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या था? एरिया क्या था? तो प्रेशर क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल क्या होगा? वॉल्यूम। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी तो समझ में आ गया। मोलैरिटी होगा सर इंटेंसिव। अब मोलैरिटी बता भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर मोल नीचे मास। तो मोल क्या है? एक्सटेंसिव। मास क्या है? तो मोलैरिटी क्या होगा? क्लियर है क्या? अच्छा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऊपर मोल नीचे मोल, तो मोल एक्सटेंसिव, नीचे मोल एक्सटेंसिव, तो मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव। समझ में आ रही है बात? अच्छा परसेंटेज वेट बाय वेट, ऊपर वेट नीचे वेट, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, तो वेट बाय वेट इंटेंसिव। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम भी सीधे से लिखते हैं, एवरी कंसंट्रेशन टर्म विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? तो ये एक एक करके ना लिख के सीधे मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है? अब इससे पता है क्या फायदा होगा? उसने ना पता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन कैसा पूछ लिया कि बेटा 2 लीटर जब हमने वॉल्यूम लिया था ना, तो कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -7 थी। अब आपसे पूछ ले कि 1 लीटर के लिए बताओ कितनी कंसंट्रेशन आएगी। पता है कुछ क्या करेंगे अपने भाई? वो यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अच्छा 2 से सर इतना कंसंट्रेशन है, तो फिर 1 से तो इतना हो जाएगा। पर मुझे बता मोलैरिटी है वो, क्या अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या? तो भैया अगर 2 लीटर था तब भी इतना होगा, 1 लीटर था तब भी इतना ही होगा। समझ में आ गई बात? वरना तो तुम पानी के लिए भी ऐसे करोगे। जैसे जब पानी आया था तो 10 की पावर -7 मोलर कंसंट्रेशन थी, आधा ग्लास पानी पी जाएंगे तो 10 की पावर -3.5 हो जाएगा, पीएच 3.5 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसे थोड़ी होगा। तो फिक्स रहेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा पीएच बताओ, पीएच क्या होगा? इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव? अभी तो बोलते बोलते आंसर दे दिया मैंने। पानी का पीएच क्या है? 7 है। आधा ग्लास पानी पी जाओगे 3.5 हो जाएगा क्या? वो तो उतना ही रहेगा। तो पीएच भी क्या होगा? समझ में आ रही है बात? अच्छा बेटा चार्ज बताना एक बार। चार्ज, चार्ज किस किस को लग रहा है एक्सटेंसिव होगा? किस किस को लग रहा है इंटेंसिव होगा? चार्ज एक्सटेंसिव होगा। अब इधर देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई करके देखा है क्या? तो यहां पर अगर n चेंज होगा तो Q भी तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? या चलो ऐसे देख लो, हमने सोडियम लिया। पहली बात तो एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव वो होता है जो अमाउंट चेंज करने के साथ साथ अपने वैल्यू चेंज करे। तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 1 पॉजिटिव आता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 2 पॉजिटिव आता, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 3 पॉजिटिव आता। तो मैटर जैसे जैसे निकाल रहे हो चार्ज की वैल्यू सेम है कि चेंज हो रही है? तो क्या हो गया? एक्सटेंसिव। तो चार्ज किसका एग्जांपल होगा? एक्सटेंसिव का। समझ में आ गई बात? अच्छा करंट बताओ। करंट, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? तो चार्ज ज्यादा तो करंट ज्यादा, चार्ज कम करंट कम। तो जब चार्ज एक्सटेंसिव है तो करंट भी क्या होगा? एक्सटेंसिव। तो करंट भी लिख देते हैं भाई इसमें। अच्छा एनर्जी बताओ, एनर्जी क्या होगा? एनर्जी एक्सटेंसिव होगा भाई, बिल्कुल एक्सटेंसिव होगा। कैसे होगा? E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से रिलेट कर लो। मास ज्यादा एनर्जी ज्यादा, मास कम एनर्जी कम।
या फिर अपनी बात कर लो, एक छोटा सा बच्चा जिसका मास बहुत ही कम है, उसका एनर्जी कंटेंट निकालोगे तो वो भी कम ही आएगा। और एक इंसान है, बड़ा सा इंसान है, उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, सबकी वजह से एनर्जी ऐड करोगे तो उसमें टोटल एनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको। तो अगर मास कम एनर्जी कम, मास ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव है। क्या है एनर्जी? एक्सटेंसिव है। समझ में आ गई बात? तो ये एनर्जी भी अपन लिख सकते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। एनर्जी बोल दिया मतलब किसी में भी जूल, कैलोरी, लीटर, एटीएम, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें भी ये सारे टर्म्स आएंगे सब एक्सटेंसिव हो गए। तो मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी। समझ में आ गई बात? अच्छा और पूछूं, मुझे बताओ वोल्टेज, वोल्टेज बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाना एक बार थोड़ा सा। और वैसे तो ये वैसे भी फिजिक्स में आपको बताया होगा, हमने कैलकुलेट किया था E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी करके, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी करके अपन ने लिखा था। ऐसे ही पढ़ा था ना? आप क्या निकालना चाहते हैं? यहां पर V वोल्टेज है, तो अगर V निकालना चाहते हो तो E या फिर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू ही तो करोगे। तो बताओ एनर्जी क्या था? एक्सटेंसिव। चार्ज क्या था? तो फिर वोल्टेज क्या होगा? समझ में आ गई बात? तो जहां भी वोल्टेज लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? इंटेंसिव। तो वोल्टेज को अपन ईएमएफ भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी बोल देते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, या सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ट्वेल्थ में आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सेल वगैरह पढ़ते हैं ना अपन, जैसे कोई भी घड़ी लगा रखी है अपन ने, आपने हाथ में घड़ी पहन रखी है, बटन सेल होते हैं किसी में पेंसिल सेल होते हैं, कार होती है, बाइक होती है, उनमें थोड़ी सी बड़ी सी बैटरी होती है। तो बैटरी, ये सारी वर्किंग कैसे होती है? सारे सेल होते हैं, ये ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे, ठीक है ना? तो उन सब में अपन वोल्टेज की बात करते हैं, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपन, और हर जगह अपन नहीं सोच सकते कि इंटेंसिव के एक्सटेंसिव, वो रेशियो वाली बात भी हर जगह नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने कि जितने भी टर्म्स है सबको डिवाइड कर दिया, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछेगा। अपने को हर चीज में परेशानी होना, सही कह रहा है तू, पर अपने को हर चीज में परेशानी हो ना, ये जितने एग्जांपल्स भी अपन डिस्कस कर लिए, दीज आर मोर देन इनफ। वरना मॉड्यूल में भी देखेगा इतना थोड़ी मिलेगा। पर आ जाते हैं कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि वोल्टेज वगैरह पढ़ते हो तुम ट्वेल्थ में बहुत ही अच्छे से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह, सेल पोटेंशियल निकालना सीखोगे, सब आएगा, नर्स इक्वेशन, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना? तो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अगर लिखा भाई जूल पर मोल, केवल जूल बोलता तो क्या होता? एक्सटेंसिव क्या इंटेंसिव? पर मैंने बोल दिया जूल पर मोल, क्या हो जाएगा? तो यानी कि पर यूनिट अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो एक्सटेंसिव था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि पर मोल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो पर मोल मतलब पर यूनिट अमाउंट की बात कर रहे हो। समझ में आ गई बात? डेंसिटी की बात करो, मैंने मास बोला तो बेटा ग्राम आ गया, मैंने बोला पर लिटर मास बताओ, मतलब पर लिटर मतलब ग्राम पर लिटर, तो जो पहले एक्सटेंसिव था अब क्या हो गया? इंटेंसिव। तो पर यूनिट अमाउंट जो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो जो एक्सटेंसिव होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटेंसिव में। तो इंटेंसिव में और अपन क्या लिख सकते हैं? पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? नोट कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ बेटा बोल। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या फील आया तुझे? क्या इंटेंसिव एक्सटेंसिव? फॉर्मूला तो देखा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बचपन में देख लिया होगा, V इज इक्वल टू आई आर। बेटा इसी चीज को तुम बहुत अच्छे से जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, सीरीज पैरेलल, ये सारी की सारी चीजें सब तो सर जब तुम्हें पढ़ाएंगे तब खुद रिलेट कर लोगे, है ना? अदरवाइज अभी तो मैंने फॉर्मूले से डायरेक्टली बता ही दिया, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, जो लिखा है बिल्कुल सही है। लिख लिया आपने?
लिख लिया? अच्छा एक चीज बताओ, अब हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, वापस से एक बार थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये आपके पास सिस्टम है जिसके कुछ मोल थे, मास था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, एक्सेट्रा। हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, और दो पार्ट में डिवाइड करके ये हो गया N1 M1 V1 T1 एक्सेट्रा, और ये क्या हो गया N2 M2 V2 T2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि जो इनिशियल मोल्स थे वो एक्चुअली N1 प्लस N2 के बराबर है? सही है कि गलत है? क्या मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल जो मास था वो एक्चुअल में M1 प्लस M2 के बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V1 प्लस V2 के बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल जो टेम्परेचर है वो T1 प्लस T2 के बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल जो डेंसिटी है वो D1 प्लस D2 के बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल जो प्रेशर है वो P1 प्लस P2 के बराबर? तो भैया मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ गलत है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो एक्सटेंसिव थे, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तो इंटेंसिव थे? तो बस इसी से रिलेटेड मैं पॉइंट आपको लिखवाता हूं, तो लिखो नोट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, extensive properties are additive in nature. Extensive properties are additive, स्पेलिंग देख लेना आप, additive in nature। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चलो इसके साथ एग्जाम्पल लिख लो जिससे आपको समझ में आ जाए एडिटिव का मतलब क्या है। स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है ना? लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, intensive properties are non-additive in nature। लिख लिया आपने? ये बाद के 3 एग्जांपल्स लिख लो। लिख लिया क्या? ये कंटेनर जरूर बना लेना, इससे से आइडिया लगेगा कि N1 N2 क्या था, N क्या था, है ना? आपके भी माइंड में रहेगा कि किस तरीके से क्लास में समझा था। ये नोट करना है, एक्सटेंसिव वाले का ये लिखवा दिया, इंटेंसिव का लिखवा दिया, ये रेफरेंस के लिए आप कंटेनर भी बना लेना। इसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें, वो भी तो लिखेंगे ना, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव। लिख लिया भाई? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रेशियो ऑफ टू extensive properties is an intensive property। लिख लिया? ये रिलेशन लिख लो, इंटेंसिव इट इज इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। कुछ बच्चों की आदत होती है फिर उसमें खुद के कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होगा। तो भाई ये ऑब्जर्वेशन है बस, तो हर चीज में आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इसमें जरूर मिल जाएगा। लिख लिया आपने ये?
ये लिखने के बाद आप लिखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बेटा प्रोसेस डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। प्रोसेस अपन ने क्या बोला था कि कभी भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो उसके बीच के पार्ट को अपन ने क्या बोला था, बस उसी प्रोसेस को अपन डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही सिंपल है इसमें जो सीखना है अपने को। जैसे सबसे पहला आप लिखो इसके अंदर, फर्स्ट लिखो आप इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका काम क्या है वो अभी समझाता हूं मैं आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटा? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। मतलब ऐसा प्रोसेस, प्रोसेस हुआ, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होना मतलब वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करो, मोल चेंज करो, मास चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। The type of process in which temperature is constant throughout the change is called isothermal process. तो हम क्या बोलते हैं इसमें, इस तरह के प्रोसेस में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कहीं कांस्टेंट का फील ही सही नहीं लेते। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम चेंज होता जा रहा है मगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। 1 घंटे बाद भी देखोगे तो अभी जितना था उतना 1 घंटे बाद मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट होता है। तो मुझे बताओ इनिशियल, क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब इनिशियल और थोड़ी देर बाद वाला यानी कि फाइनल दोनों सेम ही मिलेगा? तो चेंज अगर मैं निकालूंगा तो डेल्टा टी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? तो बेटा कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज हमेशा क्या मिलने वाला है अपने को? 0। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल क्या है सर इसका? एग्जाम्पल है बेटा इसका, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे बॉइलिंग पॉइंट अपन देख लेते हैं। हमने लिया H2O लिक्विड, रिवर्सिबल रिएक्शन, H2O गैस, बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही तो या बॉइलिंग पॉइंट पर ही तो दोनों फिजिकल स्टेट को एग्जिस्ट करेगी। तो कौन सा टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है मगर चेंज फिर भी हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? और आप तो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लो, पूरे चैप्टर में पीएच स्केल आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर माना है, मतलब हर सॉल्यूशन 25 पर ही तो मान रहे हो, तभी तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 कर देते हैं। मतलब कुछ भी चेंज किया, मोल चेंज हुए, कम हुए, ज्यादा हुए, प्रोसेस हुआ, मगर टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। तो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी रिएक्शंस आपने देखी है सारी की सारी किसके एग्जांपल हो गई? आइसोथर्मल की। समझ में आ गई बात? बेटा बॉइलिंग पॉइंट है ना ये। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कौन बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हाँ बेटा बोल। और कौन बताएगा? हाँ बेटा बोल। और कौन बताएगा? अच्छा, और कौन बताएगा? हाँ बेटा बोल। बिल्कुल सही है। आपने सबने जो भी बोला गलत थोड़ी बोला, वो तो 8वीं 9वीं का बच्चा भी बता देता। तो फिर अलग क्या बोला तुमने? ये तो रटी रटाई चीजें बोल दी तुमने। जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है 100 डिग्री सेल्सियस आया कैसे? क्या हर लिक्विड के लिए 100 मिलेगा क्या? लिक्विड चेंज करोगे तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। तो ये टेम्परेचर आता कैसे? क्या बोला बेटा? वापस से बोल। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो अपने पार्ट का नहीं है, जैसे जस्ट फॉर नॉलेज, एक्स्ट्रा पार्ट है, नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए। 12th में वेपर प्रेशर बार बार आएगा, तो अपन देखते हैं इसको। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है बेटा, आपने ग्लास पानी लिया या कोई भी आपने लिक्विड लिया हुआ है, इसी लिक्विड के वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। अगर जो वेपर्स बने अगर उसी की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देना तो उसको बोलते हैं अपन वेपर प्रेशर। क्या है वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स ओन सरफेस।
उसी की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उन वेपर्स के द्वारा, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात? अब अपन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोले, पहले तो आप सोचो, मुझे बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि कम? तो बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम? तो बेटा जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी इसका मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो बेटा एक ग्राफ अपन बनाते हैं, अगर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर अपन बनाए, तो ये मैंने बनाया वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर। तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बच्चों को अभी तक भी याद नहीं होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm है। कुछ भी गिवन नहीं होता, रिएक्शन 1 atm पर ही होती है। समझ में आ गई बात? तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट? इट इज दैट पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना, 1 atm। मतलब mm ऑफ एच जी के टर्म्स में बात करो, 0 mm ऑफ एच जी, 10 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी के बराबर जब हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लिक्विड चेंज करते तो हो सकता है पीछे मिलता, तब टेम्परेचर कुछ और आता, हो सकता है कुछ और मिलता, आगे की तरफ होता, तब टेम्परेचर कुछ और आता। तो 100 कोई फिक्स नहीं है। क्या बोलते हैं, किस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं? द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन एक्स्ट्रा पॉइंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, द पॉइंट at which the point at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। लिख लिया आपने? और ये एग्जांपल आपके सामने है। अब अपन वापस से आइसोथर्मल पर आते हैं। आइसोथर्मल मतलब क्या, प्रोसेस करवाओ मगर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। और क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे H2O सॉलिड रिवर्सिबल, क्या लिख दिया, H2O लिक्विड, कौन से टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जांपल नोट कर लो। सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, सर ये काम कहां आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा आगे जाके फॉर्मूला आएगा आपके पास। जैसे मान लो कि फॉर्मूला है, एक अच्छा सा फॉर्मूला है, बड़ा सा 2.303 लॉग। अब उसमें लिखा हुआ था कहीं ना कहीं T2/T1 प्लस कहीं ना कहीं लिखा हुआ था लेट सपोज V1/V2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में अच्छे से सारे के सारे डाटा आपको गिवन थे, बड़ी अच्छा सा लैंग्वेज फ्रेम कर रखा था उसने, और बीच में एक छोटा सा वर्ड आ गया आइसोथर्मल। तो जैसे ही आइसोथर्मल बोलेगा, इसका मतलब क्या बोलेंगे, T1 विल बी इक्वल टू, मतलब ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इतने सिंपल से वर्ड से, इतने छोटे से वर्ड से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपका कितना सा काम है, आपको सिर्फ उसके नाम से ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, अब बाकियों में देखते हैं कि किसमें क्या कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड लिखो आप, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या है, आइसो का मतलब तो सेम है, बाहर किसका यूनिट है, प्रेशर। तो इसमें क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। लिख लिया?
लिखो, इसमें एक लाइन भी लिख लो, द टाइप ऑफ प्रोसेस in which the type of process in which pressure is constant throughout the change is called isobaric process. लिख लिया? ये रिलेशन नोट कर लिया? प्रेशर कांस्टेंट यानी कि डेल्टा पी क्या होगा? 0. एग्जाम्पल लिखो इसका, reactions taking place in open container, reactions taking place in open container. कैसे हो गया एग्जाम्पल? बेटा आप ऑब्जर्व करना, केमिकल इक्विलिब्रियम देखना या आप आयनिक इक्विलिब्रियम देखना, कितने क्वेश्चंस में आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गिवन होता है कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, ऐसे करके. तो हर रिएक्शन में अगर ओपन कंटेनर है ना, एक्चुअल में जैसे ये ओपन कंटेनर है, तो अगर कंटेनर ओपन होता है ना तो प्रेशर जो लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है, और वो तो फिक्स ही होगा, 1 atm होगा. समझ में आ गई बात? इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर. ओपन क्यों? क्योंकि फिक्स प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो एग्जांपल हो गया. क्लियर है? तीसरा लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस. तीसरा आप लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा? 0. लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन closed container. Reactions taking place in closed container. कैसे हो गया बेटा? अगर कंटेनर ही क्लोज है तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना. अब उसके अंदर करवाते रहो जो भी रिएक्शन करवानी है. PCl5 टूट के बनाया PCl3Cl2, कोई भी रिएक्शन करवाओ, कोई भी प्रोसेस करवाओ, पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया ना. तो अपन इसको किस में काउंट करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस. समझ में आ गई बात? अब मान लो क्वेश्चन ने एक वर्ड दे दिया कि इन अ रिजिड कंटेनर, तो रिजिड बोलते क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट. और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस. तो वो नहीं देगा क्वेश्चन में कि इन अ आइसोकोरिक. दे दिया तब तो इजी है, और नहीं दिया तो रिजिड भी बोल सकता है कि इन अ रिजिड कंटेनर, क्योंकि रिजिड मतलब क्या? बाउंड्री फिक्स है. समझ में आ गई बात? यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट. एग्जाम्पल भी लिखवा दिया मैंने. तो कितनी प्रोसेस हो गए? 3 प्रोसेस, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे. ठीक है ना? तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आज क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? थर्मोडायनामिक. पहले मैंने प्रोसेस बताया, बातें बंद कर दो. प्रोसेस का मतलब क्या है? कभी भी सिस्टम स्टेट चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस. इसके बाद क्या पढ़ा? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. जो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है स्टेट, जो इनिशियल फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है पाथ फंक्शन. क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़ा? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा वो क्या होगा, और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा. क्लियर है? इसके बाद क्या था? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना? अब इन सब में बताओ. ओए लास्ट बेंच, खड़े हो जा. क्या कर रहा है फोन में? ऊपर कर हाथ. फोन चला रहा था? क्या कर रहा था? झूठ मत बोल. फोन चला रहा था? इतना इंपॉर्टेंट है? मजाक करने आएगा यहां पर? साइलेंट कर रहा था, लेक्चर खत्म होने के बाद साइलेंट कर रहा था.
या बकवास कर रहा हूं क्या मैं? ढंग से बैठना, अगले लेक्चर में बाहर कर दूंगा 2 मिनट में। जितने बैठेंगे ना ढंग से बैठेंगे यहां पर। समझ में आ गई बात? कोई भी टीचर हो, मेरे अलावा कोई दूसरे भी टीचर है, जब तक वो क्लास में इज्जत से बैठोगे, तमीज से। समझ में आ गई बात? बैठ जा फटाफट। अब क्या बताया था थर्मोडायनामिक प्रोसेस में? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसोबारिक मतलब प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम। ओके, थैंक यू। अब जिसको जाना है जाओ।